100 साल के संघ का नेक्स्ट प्लान क्या है? एक 101वें साल में संघ क्या करने वाला है? हिंदू जैन जी अब की बार किसे वोट करेगा? सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। मोहन भागवत ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोहन भागवत को ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों हिंदू जैन जी की बात संघ प्रमुख कर रहे हैं? क्यों हिंदुओं की एकता की शक्ति का विश्लेषण कर रहे हैं? उसकी वजह है क्योंकि फर्क उन्हें दिख रहा है। आज का हिंदू जैन जी देश, संस्कृति और धर्म की बात कर रहा है। 90 के दशक में ऐसा नहीं था। उस वक्त हिंदुओं को गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा याद कराना पड़ता था। आज ये नारा नहीं लगाना पड़ता है। आज का हिंदू खुद ही कहता है कि हम हिंदू हैं। 90 में दीवारों पर लिखा रहता था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम की कसम पूरी हो गई है। कुछ नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, हिंदू समाज का भला हुआ तो देश सुरक्षित हुआ और विकसित हुआ। मोहन भागवत यही तो कह रहे हैं। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। 90 के बाद कितना बदलाव हुआ है। 90 में संघ को मुख्यमंत्री बनाने में पसीने छूट जाते थे, लेकिन आज 21 राज्यों में भगवा सरकार है। नागपुर में आरएसएस के मंच पर केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी स्वयंसेवक है। एक मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी स्वयंसेवक हैं। संघ का स्वयंसेवक देश का खुद प्रधानमंत्री है। 80 सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी भगवाधारी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव भी स्वयंसेवक हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा संघ के कार्यकर्ता होने की वजह से मुख्यमंत्री पद पर पहुंच गए। 21 राज्यों को भगवा से रंग देना आसान नहीं था, लेकिन पीछे थी संघ की शक्ति। हिंदू जागृत हुआ और भारत को भगवामय कर दिया। अब संघ को बाकी राज्यों में भगवा की दरकार है। 101वें साल में संघ का ये सबसे बड़ा टास्क है। 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असम में तीसरी बार सरकार में वापसी की चुनौती है। बंगाल में बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही। केरल में बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही। तमिलनाडु में आरएसएस के योगदान को पहली बार डाक टिकट और 100 रुपए के सिक्के पर जगह दी गई। संघ की राष्ट्रभक्ति की पूरी कहानी सुना दी गई। आरएसएस के डाक टिकट पर स्वयं सेवकों के परेड की तस्वीर छपी है। ये तस्वीर 1963 के परेड की तस्वीर है।
आपको बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान आरएसएस ने अहम रोल निभाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस से 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने का अनुरोध किया था। तब की तस्वीर छापी गई। संघ के 100 साल होने पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया, जिसमें दूसरी ओर सिंह और साथ में वरद मुद्रा में भारत माता की छवि है। सवाल 80% सनातन वोट का है और जब जब ये कमजोर होता है तब आरएसएस ही है जो इसे रिचार्ज करता है। 26 के चुनाव और दक्षिण में कमल खिलाना बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज है। दक्षिण में तो बीजेपी पांव तक नहीं जमा पा रही है, लेकिन संघ में वो ताकत है जो इस मुश्किल टास्क को पूरा कर सकता है। खास तौर से दक्षिण की सियासत का पैटर्न एक जैसा है। केरल, तमिलनाडु में क्षेत्रीय और लेफ्ट पार्टी का दबदबा है। एंटी हिंदू सेंटिमेंट पर यहाँ की सियासत हावी है, लेकिन इसमें राष्ट्र, संस्कृति और धर्म की एंट्री होने से स्थिति बदल सकती है, जिसे संघ ही आगे ले जा सकता है। इसमें सबसे अहम भूमिका हिंदू जैन निभा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर संघ प्रमुख भी जैन और जैन की पावर का हर मंचों पर जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से जैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे लोगों को जैन से आगाह भी कर रहे हैं। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। संघ प्रमुख ने नेपाल का जिक्र कर हिंदू जैनजीज को आगाह किया है कि वो किसी उकसावे में ना आए, क्योंकि भारत में हिंदू जैनजी एक बड़ी पावर है जो देश, धर्म और संस्कृति के नाम पर खड़ा रहता है और सत्ता तक बदलने का मादा रखता है। आंकड़े बताते हैं कि जैनजी ने मोदी को कैसे जिताया है। 2019 लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो 25 साल की उम्र के वोटर्स ने बीजेपी को 40% और कांग्रेस को 20% वोट किया, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39% जैनजीज ने वोट किया और कांग्रेस को 21%। प्रधानमंत्री
जेनजीज की ताकत को जानते हैं। 25 जनवरी 2024 को 5000 लोकेशन पर 1 करोड़ से ज्यादा जेनजीज यानी फर्स्ट टाइम वोटर से इंटरेक्ट किया था। तब मोदी ने उनसे कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल परिवारवादी पार्टियों को हराने में करें। आगे सबसे अहम बिहार का चुनाव है। तेजस्वी यादव खुद को यूथ का चेहरा बताते हैं। ऐसे में बिहार एक बड़ा चैलेंज है, जहां जेनजीज की आबादी करीब 32.50% है। बात सिर्फ हिंदू जेनजीज की नहीं है। संघ प्रमुख ने हिंदू विचारधारा की ताकत की बात की है। उन्होंने दशहरा की अपनी स्पीच पर हर उस मुद्दे पर बात की जिससे हिंदुस्तान का 80% सनातन कनेक्ट करता है। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। दशहरे पर नागपुर में संघ मुख्यालय में कई देशों के इस बार डिप्लोमेट्स भी आए थे। सबने संघ की शस्त्र पूजा और परेड देखी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। संघ प्रमुख ने यहाँ हिंदू जेनजीज की बात की और पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार पर पाकिस्तान को जमकर कोसा और अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने की बात की। लेकिन उनकी स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट और हिंसा पर देश के माहौल को लेकर था। मोहन भागवत ने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस विवाद को बड़ा करने वालों को मैसेज बड़ा दे दिया। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजना पूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। बात सिर्फ भारत की नहीं है। इंडिया की कूटनीति को लेकर भी संघ प्रमुख ने हिंदुत्व बोध का विश्लेषण किया और अमेरिका के टैरिफ वार से घबराने के बजाय मुकाबला करने की नसीहत दी। अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए
ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सब का जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा।